मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक आर्ट गैलरी दिखाई जाती है जो और किसी की नहीं राजन ओलका की होती है। इस गैलरी को प्राइवेट रखा गया है। इधर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आए होते हैं। राजन ओलका जो कलेक्टिव है उसको वो सेल कर रहा है। उसको बिजनेस में भारी नुकसान हो गया है तो पैसे चुकाने के लिए उसको अपनी कीमती आर्ट वर्क को बेचना पड़ रहा है। और आज जिसको वो आर्ट गैलरी में बुला रहा है चीफ गेस्ट बन के, उसकी वजह से ही ये उसका नुकसान हुआ है। तो राजन ओलक उसको छोड़ेगा तो नहीं, जिसको हम देख पाते हैं कि जो कि एक हैवान होता है और वो उसको बहुत मारता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था और उसने उसको डबल क्रॉस भी करा था, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसको मारा था जिसके बारे में आप सोच को नहीं सके। और उसने उसको मारते समय एक स्माइली फेस आर्ट की फॉर्म में बना लिया था, यानी कि उसने उसको पीटा और उसी के ही खून से एक आर्ट बना डाली और उसी आर्ट को वो अपनी गैलरी में आगे जाके सेल करेगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से खून वून साफ करता है और एक बिजनेसमैन की तरह बाहर आता है जो कि एक आर्ट एग्जीबिशन चला रहा था, वो भी उसके आर्ट सेल करने के लिए। और इसको देख के कोई बता ही नहीं करता कि उससे पहले उसने क्या कांड करा था। सबकी नजर में वो एक बिजनेसमैन है। फिर हम देखते हैं कि एक लेडी आती है और उससे बोलती है कि थैंक यू कि रौनक, आपने मुझे इस आर्ट गैलरी में इनवाइट करा और आपकी जो भी आर्ट गैलरीज हैं वो हमारे मुंबई के फोर्ट म्यूजियम में आप रख सकते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा। कुछ दिन बाद जब हमारी रेडसन लीव और म्यूजियम से बाहर जाएगा तब आप आपके कलेक्टिव को उसकी पोजीशन दे सकते हैं। रेडसन सुनते ही मानो रौनक की आंखें चमक जाती है। वो लेडी बताती है कि रेडसन और कोई नहीं बल्कि मानो रेड कोहिनूर ही हो, जो कि अफ्रीका के प्रिंस के पास है और वो उसको लेकर ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग देशों में और अलग अलग म्यूजियम में कुछ दिनों तक रख रहे हैं ताकि लोग उसको दे पाए। फिर राजन सीधा जाता है और अपने एक आदमी से बोलता है कि अब मुझे लगता है कि उसको बुलाना पड़ेगा, सोचा नहीं था कभी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिर हमको बुड्ढा बीच दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाथरूम में बैठा हुआ एक आदमी न्यूज को देख रहा है, जहाँ पर म्यूजियम से एक हीरे का नेकलेस चोरी हुआ है और ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि रेहान ने करी है, जो कि एक कौन आर्टिस्ट है। और रोहन जिस लड़की के साथ पूरी रात में था उसे उसका नाम भी नहीं पता और वो उसके गले में वो हीरे का नेकलेस डालकर और जाते टाइम एक किस देकर उस नेकलेस के हार भी उड़ा लेता है। बंदा बहुत ही शातिर है। बुड्ढा बस की सड़कों में इधर उधर घूमता है वो और नेकलेस की डील करता है, जहाँ पर उसको ब्लैक मार्केट में बेचना था और उससे अच्छा खासा पैसा कमाना था। तभी वो देखता है अपने छोटे भाई को, सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दो और ऑफिसर को देखता है जो रेहान का पीछा कर रहे थे। रेहान कैसे भी करके उधर से गायब हो जाता है और अपने भाई से छुकर मिलता है और अभिमान उसको देखकर बोलता है कि भाई आप कैसे हो, 2 साल से आप मिले नहीं, बस आपका हाल चाल पूछने के लिए आया है। लेकिन रेहान को पता था कि इतनी छोटी सी बात के लिए अब भाई कभी नहीं आएगा और इतनी दूर बुदापेस्ट में वो क्या कर रहा है, जरूर कुछ मुसीबत आ पड़ी है। फिर अभी को जोर देकर पूछने के बाद अभी बोलता है कि पापा के साथ कुछ बुरा हुआ है। आपको पता होगा कि पापा सिर्फ 10 रुपए के टोकन पर इलाज करते हैं मरीज का। बहुत सारे लोग डोनेट कर देते हैं उनके एनजीओ को जितना हो पाता है उनसे। और हमारे लाइफ में राज ओला के आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। वो और उसको कुछ आदमी हमारे घर में आते हैं, पहले तो पापा की बहुत सारी तारीफें करते हैं और ये बोलते हैं कि मेरी माँ आपकी वजह से ठीक हो चुकी है, मैं आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ डोनेशन दूं। मुझे लगा ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, मैंने नेट पर भी देखा इसके बड़े बड़े आर्ट गैलरीज हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे के लिए वो कर रहा होगा। उसने हमको 10 करोड़ की एनजीओ डोनेशन दिया। मैंने पापा को दिखाया जो कि इंटरनेट बैंकिंग से उसने किया था। उसके बाद 2 मिनट बाद वो मुझे बाहर लेकर जाता है। ले जाने के बाद वो मुझे बोलता है कि जो पैसे मैंने तेरे पापा को दिए हैं वो ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी के अकाउंट से ही ट्रांसफर करे हैं। अगर ये बात मैं ईडी को बता दूं तो तेरे पापा को जितनी भी रिस्पेक्ट है वो सब चली जाएगी। इस हालत में उनको जेल में घसीटा जाएगा और कोर्ट में बदनामी भी होगी। सोच जो तेरा भाई था वो चोर बदनामी के साथ घर छोड़ दिया। तेरे बाप की ही डिग्निटी थी, वो झूठ को झूठ और सच को सच बोलते थे। अभी तक उनके पूरे करियर में कहीं पर भी दाग नहीं है, लेकिन ये अब दाग लगेगा। मैं भैया को सोच नहीं पा रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों। बस मुझे ये बोलते हैं जल्द से जल्द तुमसे मिलूं और तुमको बोलूं कि राज ओलक ने तुमको मिलने के लिए बुलाया है और तुम अभी पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर हो, पूरी लोकेशन और टिकट वगैरह सब कुछ उन्होंने ही कराया है। भैया तुम मेरे साथ चलो, पापा को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन रेहान बोलता है कि मेरा भी एक परिवार था, मुझे गलत समझा गया, मुझे चोर बोलकर घर से निकाल दिया गया। तब कहाँ था ये सब कुछ, जब कहाँ था भाई के लिए ब्याह, तब कहाँ था एक बेटे के लिए ब्याह। अभी बोलता है कि पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और भैया आपको जानना चाहिए कि पापा हर टाइम तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं कि तुम कैसे होंगे, कहाँ होंगे और तुम्हारे बारे में ही तारीफ किया करते थे। लेकिन जब उनको सच्चाई पता चली तब उनको बहुत खराब लगा था, लेकिन तब भी वो तुम्हारे बारे में ही बातें करते हैं। अगर पापा जिंदा ही नहीं रहेंगे, अगर उनकी बदनामी हो जाएगी। अभी को उधर से वो इंडिया भेज देता है और दूसरी जगह हम दो वो ऑफिसर्स को देखे हैं जो अपने में ही बात कर रहे थे कि रेहान अपने घर से कहाँ गया, विक्रम सर को हमको बताना चाहिए। फिर हमको रेहान को दिखाया जाता है जो कि उनकी ही गाड़ी में आकर बैठ जाता
आता है और उनको बोलता है कि मुझे पता है कि आप मुझे 2 साल से ढूंढ रहे हो। पहले आप लोग टोक्यो जाते हो, फिर इस्तानबुल जाते हो और अब बुदापेस्ट। क्या विक्रम सर थके नहीं है? ये लोग पुलिस के स्पेशल ब्रांच से होते हैं और रेहान को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। रेहान के बहुत सारे पास्ट रिकॉर्ड्स हैं इंडिया में बहुत सारे महंगी चीजों को चुराने के, म्यूजियम से हो या फिर सेफ से। रेहान को कोई नहीं रोक सकता, बहुत शातिर है ये आदमी। दूसरी तरह हम स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर विक्रम को देखते हैं जो कि मैन हेड होता है और हम देखते हैं कि एक जगह पर रेड मारते हैं जहाँ पर एक डीलर को वो पकड़ते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। विक्रम को जब उसके ऑफिसर्स बताते हैं कि ये रेहान पकड़ा गया है तब उसको शक बैठता है कि रेहान को इतने टाइम से वो नहीं पकड़ पा रहे थे और आज उसकी झोली में आकर खुद गिर गया। तब वो बताते हैं कि बहुत संभाल कर ही उसको मुंबई एयरपोर्ट पर लाना होगा, मैं खुद जाऊंगा उसको रिसीव करने। रेहान वानो उन लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाता है, उनके साथ मजाक भी करता है, लेकिन ये लोग सीरियस रहते हैं। रेहान को वो लोग तो लेकर ही जाएंगे मुंबई में, फिर उन दोनों की हो जाएगी प्रमोशन और ये लोग शादी करेंगे, बच्चे पालेंगे। क्योंकि विक्रम सर की ड्यूटी करते समय की तीनों कंट्री घूमते घूमते इनकी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए रेहान के ऊपर इन लोगों ने ट्रैकर भी लगाया तो फ्लाइट डिले था, इसलिए इन दोनों को रेहान को मिडल में बैठाना पड़ा और दोनों ही आजू बाजू बैठ गए। लेकिन रेहान मानो उधर से छूमंतर हो जाता है और ट्रैकर उसने दूसरे ऑफिसर के पैर में लगा दिया और इन दोनों को बेहोश भी कर दिया था और एक ऑफिसर की आइडेंटिटी को ले लेता है और घर से भाग जाता है। विक्रम को जब ये पता चलता है कि जरूर किसी न किसी ने मकसद से रेहान इंडिया में लौटा है। फिर हम लोग देखते हैं कि रेहान सीधा मिलने के लिए जाता है राजन से। राजन के घर में जाते ही वो उसके कुत्ते को एक बिस्किट खिलाता है और बैठ जाता है रिलैक्स से। फिर राजन उसे वापस ना आता। वो मेरे मन से तब मिट गए थे जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था। मैं तो आया हूँ रेड सन के लिए और उसकी प्राइस तकरीबन 500 करोड़ है। जब हम पार्टनर बन ही चुके हैं तो आधा आधा हो जाए, 50 तेरा यानी 50 मेरा। और ये सुनने के बाद ही राजन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पालतू कुत्ते को बुलाता है और ये बोलता है जब ये इतना सा था ना तब से मैं इसे पाल रहा हूँ, ये मेरे हाथ के अलावा किसी के हाथ से नहीं खाता, लेकिन जब तू अंदर आया तो उन्हें उसको एक बिस्किट खिलाया और ये चुपचाप खा लेता है। कभी वो उसको गोली मार देता है और बोलता है कि मुझे वफादारी पसंद है, अगर मुझे खोज करने की कोशिश करी तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरी फैमिली के साथ वो भी मर जाएगा और तुझे अभी तक ही रुकना पड़ेगा जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। और उधर रात को रेहान देता है पराखर की एक लड़की को जिसको कि राजन मार रहा होता है, वो उसकी पत्नी होती है और अगले दिन वो परा से मिलता है जो कि पेंटिंग कर रही होती है। परा को वो बोलता है कि तुम्हें मैंने पहले देखा था, तुम दिल्ली एग्जीबिशन में 2 साल पहले अपने पेंटिंग बेचने की कोशिश कर रही थी, या मजबूरी हो गई कि तुम रौनक के साथ शादी कर ली। तो फरा भी बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या करते हो, ये जैसे तुम्हारी मजबूरी है कुछ न कुछ मेरी भी मजबूरी है। फिर दूसरी तरह हमको मुंबई का वो मशहूर म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पर एक सन रखा था और उसका वो चोरी करने वाला था। राजन और वो एक साथ गए हुए थे म्यूजियम और वो दोनों एक साथ सिक्योरिटीज को देख रहे थे जो कि बहुत ही टाइट थी। लेजर प्रोटेक्शन थी जहाँ पर टच होते ही अलार्म बज जाएगा और जो ये लेजर है वो हर सेकंड रोटेट होता रहता है, तो बाईपास भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। दूसरी जगह हम ऑफिसर विक्रम को देखते हैं जो कि रेहान के घर जाते हैं उसके फादर से और उसके भाई से पूछताछ करने के लिए, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि वो हमारे लिए आपका मर चुका है। इसके पीछे भी एक रीजन था, रेहान के पापा उतने कमाते नहीं थे, जितना भी कमाते थे वो उनकी सेवा करते थे। उसकी माँ की तबीयत जो खराब हुई उनको दिखाने के लिए भी उनके पास कोई पैसा नहीं था, उसकी माँ सर्वाइव नहीं कर पाई। तब से रेहान को पैसा कमाने के लिए एक गंदी लत लग गई और किसी को भी उसके काम से तकलीफ ना हो, लेकिन उसके बाप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए बाप बेटे दोनों ही दूर हो गए। अभी शुरू होता है रोबरी का टाइम। फिर हम देखते हैं कि वो अपना वेश बदल कर और पहले तो म्यूजियम में जाता है। पहले उसने देख लिया था कि सिक्योरिटी कैमरा में एक ब्लैंक स्पॉट है, उसको काम में लेते हुए वो मिस्टर लोगो जो कि इमरजेंसी की उस म्यूजियम की है उसके कैबिन में घुसता है और उधर उसके कंप्यूटर से एक पासवर्ड निकाल लेता है जो कि एनक्रिप्टेड था। उसका प्लान यही था कि वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, मतलब कि सोल्व करेगा, और ये जो म्यूजियम है उसकी नीचे मुंबई का पूरा पाइपलाइन जाता है और एक पाइपलाइन म्यूजियम के नीचे भी था। तो प्लान बहुत ही सिंपल था, ये पाइपलाइन के नीचे से वो जाएगा और ऑलरेडी पहले से उसने एनक्रिप्टेड डाटा को चुरा लिया था, उसको बस उसको डिकोड करना था, इसलिए वो उसको अपने एक दोस्त के पास ले जाता है। लेकिन तब विक्रम को खबर मिलता है कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ का है। विक्रम अपनी टीम को लेकर जमा पहुंचता है तो उधर उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो डस्टबिन को चेक करता है तो उसको फटा हुआ पेपर मिलता है और जिसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है। वो फटा हुआ पेपर और कोई नहीं बल्कि रेडसन के एडमिशन का होता है। वो पुलिस वाला उसको कंफर्म भी करता है और यही पासवर्ड है, पर वो बोलते हैं कि मैं पासवर्ड को चेंज कर देती हूँ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, पासवर्ड को तुम चेंज भी कर दोगे रेहान को शक हो जाएगा और वो चोरी नहीं करेगा तो हम उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे म्यूजियम को उसने लूटा है, हमको रंगे हाथों ही उसको पकड़ना पड़ेगा। सब कुछ विक्रम के प्लान से चल रहा था और इधर रेहान को लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान से चल रहा है। विक्रम ने एक्सिस्ट सब कुछ क्लियर करती थी और हिडन कैमरे से रेहान को देख पा रहा था और रेहान भी अपने शर्ट में एक कैमरे को छुपा लिया था जो सब कुछ रिकॉर्ड होगा और राजन भी साफ साफ देख पाएगा। लेकिन मिस्टर लोगों ने गलती कर दी, जो ब्लाइंड शॉट था कैमरे का 4 सेकंड का उन्होंने उसे खत्म कर दिया था। तो कैमरा की स्पीड मूवमेंट से रेहान को पता लग गया था कि वो फंस चुका है, कि
कि फिर बोलता है कि वो प्लान अबोर्ट है और वो वहाँ से भागने लगता है और विक्रम को भी पता चल जाता है। सब कुछ रेड अलर्ट हो जाता है। जैसे तैसे करके रेहान वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसको राजन पकड़ लेता है और उसको बहुत पीता है क्योंकि राजन के सर पर भी तलवार लटक रही थी। ये हीरा वो मूसा को देने वाला था जो कि इंटरनेशनली एक डीलर है। राजन को छोड़ेगा नहीं। रेहान मार खाता है। वो ये बोलता है मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं ये हीरा जरूर चुराऊंगा और वो भी आसमान में। ये खबर ऑलरेडी मीडिया में आ चुका था कि रेड सन को इधर से लेके जाया जाएगा। प्रिंस रेड सन को ले जा रहे होंगे, वो भी एक प्लेन से, और हम प्लेन से ही इसको चुराएंगे। उसके प्राइवेट प्लेन को ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, उनको कमर्शियल फ्लाइट लेना पड़ेगा जहाँ पर स्टाफ पैसेंजर भरे पड़े होंगे और हम वही बन के अंदर घुसेंगे। और मुझे एक लड़की यानी कि तुम्हारी पत्नी पारा की भी जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो बोलता है कि वो तुमसे ज्यादा भरोसा फराबर करता हो। और ये फ्लाइट सीधा इस्तांबुल पर जाती है। तो प्लान मुताबिक ये लोग सारे लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं और प्रिंस भी। और तभी हम देखते हैं कि विक्रम उस फ्लाइट तक रीच नहीं कर पाया, तो वो इस्तांबुल जैसे तैसे पहुंचता है और इस्तांबुल के पुलिस को वो खबर कर देता है कि आप इधर एक फ्लाइट लैंड होगा जहाँ पर एक रॉबरी होने वाली है। फ्लाइट के अंदर हम फिर देखते हैं राजन बोलता है कि पुलिस को पता चल चुका है कि हम लोग इस फ्लाइट में हैं और तुम लोग ये रॉबरी करने वाले हो। तब राजन बोलता है कि मुझे भी छुपना पड़ेगा कुछ टाइम तक के लिए, और उधर से वो गायब हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो ऊपर आता है और फरा को काम में लगा देता है। फरा नकली एयर होस्टेस बनकर एक बिजनेस क्लास में जाती है और प्रिंस को एक गीला टॉवल देती है और उनके लोगों को भी। और गीले टॉवल में कियोसी की दवा मिली होती है और प्रिंस उधर ही बेहोश हो जाता है। और थोड़े समय बाद उनकी हार्ट बीट बढ़नी चालू हो जाती है। प्लेन में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं था और हम लोग देखें जो हमारा रेहान होता है वो एक डॉक्टर का भेष बनाकर उधर ही बैठा हुआ था। तो एयर होस्टेस उन्हें ही बुलाते हैं। तब उन्हें बोलते हैं कि वो जल्दी उस प्लेन को लैंड करवाना होगा। हम इस्तांबुल में इसको लैंड करा सकते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। और मुस्कुराता है और बोलते हैं कि जल्द से जल्द मुझे पायलट से मिलवाओ। पायलट से मिलवाते हैं और पायलट को एक वीडियो प्ले करवाते हैं जहाँ पर उनकी पूरी फैमिली को होस्टेज बना दिया गया था। और बोलते हैं कि ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। हम इस्तांबुल तो उतरेंगे पर लेकिन रनवे में नहीं बल्कि सेंट्रल पार्क में। पायलट को उस प्लेन को सेंट्रल पार्क में उतारना होता है। और नीचे विक्रम देख रहा था कि प्लेन की लोकेशन चेंज हो चुकी है। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या प्लेन क्रैश होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं कि विक्रम और राजन नीचे जाते हैं उस शेप को खोलने के लिए जिसके अंदर रेड सन होता है। वो कोशिश और कॉम्बिनेशन देने के बाद वो लॉकर खुल जाता है। उधर से रेड सन यानी कि रेड कोहिनूर बाहर आता है। उन्होंने सेंट्रल पार्क को ही मानो एक रनवे में कन्वर्ट कर दिया था। प्लेन को उधर जैसे तैसे लैंड करवाते हैं और नीचे से उतरने के बाद सेंट्रल पार्क के अंदर ही उन्होंने खुफिया तहखाना बनाया था। इसके अंदर वो लोग चले जाते हैं और किसी को खबर ही नहीं थी कि वो लोग उस पार्क के नीचे थे। उनके पास रेड सन पहुंच जाता है। थोड़ी ना राजन उसको 250 करोड़ देने वाला था। उसे मारने के लिए उसको वो बुलाता है और शराब ऑफर करता है। यहाँ पहले एक सिग्नेचर करवाता है जहाँ पर से ये होगा कि उसके फादर के अकाउंट में जो 10 करोड़ है वो बेनामी है, उनसे उनकी कोई लेना देना नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। वो सिग्नेचर वो कर देता है लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है कि तू तेरे ड्रिंक ले। रेहान जाता है वो उसके बॉडीगार्ड के साथ जाकर एक ड्रिंक लेता है और रेहान को पता चल जाता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा। तब वो अपना आखिरी पता चलता है। उस शराब में ऑलरेडी पॉइजन होता है। बॉडीगार्ड उधर भी होश हो जाता है और हम देखते हैं कि रेहान और राजन के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर राजन को वो बहुत मारता है, वो बांध देता है और यह बोलता है तेरा जो मूसा है ना उसके पास भी असली हीरा नहीं है, जो कि होता है हीरा रेहान के पास, क्योंकि रेहान ने वो हीरा बदल दिया था। जब राजन ने बोला था कि वो पुलिस को पता चल चुका है और रेहान ने बोला था कि मुझे अभी थोड़ा छुपना पड़ेगा, तब वो गया था नीचे चेम्बर में उस डोर को अनलॉक करने के लिए। सेफ को वो पहले अनलॉक कर देता है और उधर से असली हीरा ले लेता है और नकली हीरा रख देता है और असली हीरा एक पैसेंजर के बैग में रख देता है और बाद में वो उसे उधर से कलेक्ट कर लेता है। और दूसरी तरह उसने राजन को उसको बांध दिया था और पूरे घर में गैस सिलेंडर को ओपन छोड़ के उधर से वो चला जाता है। फिर हम मूसा को देखें जो कि आता है और राजन को ऐसी हालत को देखता है। देखकर वो बोलता है तेरी मौत का टाइम आ चुका है, कोई आखिरी ख्वाहिश। तब राजन बोलता है कि मुझे एक सिगरेट दो। वो सोचता है कि मैं खुद क्यों मरूं, मैं तेरे को लेकर ही डूबूंगा। सिगरेट वो पीता है और गैस सिलेंडर की तरफ फेंक देता है। फिर क्या होता है कि पूरा घर ही उड़ जाता है और चुपचाप उधर से रेहान स्किप कर जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं जो वो कोर्ट के पेपर पे वो ऑलरेडी पहुंच चुके थे रेहान के फादर के घर में, यानी कि वो भी बेगुनाह साबित हो चुका था। और हम देखे हैं कि फरा और रेहान एक साथ अच्छे से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने आगे की फैमिलीज को प्लानिंग करते हैं। और मूवी यहीं पे खत्म होती है। मूवी काफी बढ़िया थी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये मूवी सिर्फ एक्सप्रेशन में ही अच्छी है। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने अभी तक देखा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना।